सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई X। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक सब्सटेंस X है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, मतलब जिसका यूज दीवारों पे चूने को पोतने के लिए किया जाता है, राइट। और उस सब्सटेंस X को कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है? लाइमस्टोन की हेल्प से ऑब्टेन किया जा रहा है। जब लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं एयर के एब्सेंस में तो वो सब्सटेंस X ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो सब्सटेंस X क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो लाइमस्टोन है इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, यही कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग या चूने को पोतने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, चीनी को पानी में मिलाते हैं, तो ये किस चीज का एक एग्जाम्पल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो ऐसे में कोई भी नया सब्सटेंस तो नहीं बनता, कोई भी ऐसा सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है यहाँ पर जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज हो। तो ये एक फिजिकल चेंज होगा क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। मतलब कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो किस लॉ के अकॉर्डेंस में होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इक्वेशंस को बेसिकली बैलेंस करते ही इसलिए हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम होल्ड करा सके। मैंने आपको बताया भी था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ऐसा लॉ होता है जो कि ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होना चाहिए। और बेसिकली इसी लॉ को सैटिस्फाई कराने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो ओवर हियर द करेक्ट आंसर वुड बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Next question is, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is formed and the sulfuric acid so obtained remains in the solution. The reaction is an example of. Question ये कह रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोजन डाइसल्फाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन हम लोग ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट से करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि कॉपर सल्फाइड बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये चीज थ्योरी में दी थी, उसको हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। अब पूछ रहा है कि ये रिएक्शन किस टाइप के एक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। बेसिकली इस रिएक्शन में SO4 ने जाकर S की जगह ले ली है और S ने आकर SO4 की जगह ले ली है। तो इस रिएक्शन में दिख रहा है कि यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। Next question is, which of the following gases can be used for storage of a fresh sample of an oil for a long time? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल है और अगर आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए कौन सी गैस का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हीलियम और नाइट्रोजन दो ऐसी गैसेस हैं जो कि ऑयल कंटेनिंग फूड को लंबे समय तक स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए यूज होती हैं। तो correct answer would be helium and nitrogen. Next question is, water consists of hydrogen and oxygen in the ratio of blank by volume. मतलब कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन दोनों का बाय वॉल्यूम क्या रेशियो है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अब H2O में हम देख सकते हैं कि इसमें दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो यहां से हमें दिख रहा है कि 2:1 होगा, जहां दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which reaction is used in black and white photography। मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होता है वो किस तरीके का रिएक्शन है ये पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये वाला रिएक्शन यूज होता है जहां पर सिल्वर क्लोराइड के थ्रू लाइट एनर्जी को पास किया जाता है और उसको सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक किया जाता है, डिकम्पोज कर लिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड दो सिंपलर
सब्सटेंसेस सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक कर रहा है तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा एंड देयरफॉर द आंसर टू द क्वेश्चन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when silver is exposed to air it gets a black coating off. मतलब कि जब सिल्वर को हम एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर की प्रेजेंस में रखते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है. वो कोटिंग किस कंपाउंड की होती है? तो एक बात समझिए कि सिल्वर को जब हम ओपन एयर में रखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर में भी करोड होने लगता है और जब सिल्वर करोड होता है तो उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर आने लगती है. तो करेक्ट आंसर वुड बी Ag2S सिल्वर सल्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो यहां पर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया है और कह रहा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ. तो यहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब इस रिएक्शन में देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इसमें रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन अटैच्ड है लेकिन प्रोडक्ट में इसमें ऑक्सीजन अटैच नहीं है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहां पर. और रिडक्शन किस सब्सटेंस का हो रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का हो रहा है. तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैंगनीज डाइऑक्साइड ही हो जाएगा. आई रिपीट, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस ये समझना है कि आपका आंसर रिएक्टेंट साइड में ही होगा. साथ ही में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा क्योंकि इस रिएक्शन में सब्सटेंस रिड्यूस्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड था तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा. Next question is the chemical reaction involved in the corrosion of iron metal is that of. कह रहा है कि आयरन मेटल के करोजन में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है. तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए जो रिएक्शन करोजन ऑफ आयरन में इन्वॉल्व है वो ये है कि भाई आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट की एक लेयर बनाता है. अब देखिए ये रिएक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है. और ये भी देखिए कि तीन चीजें कंबाइन करके प्रोडक्ट में एक सिंगल सब्सटेंस बना रही है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है. तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाने वाली है. An acid which can decolorize purple colored potassium permanganate is, यानी कि वो एसिड जो कि पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर सकता है, उसके कलर को रिमूव कर सकता है, वो कौन सा होगा? राइट. तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का कंपाउंड होता है. जब पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन सिट्रिक एसिड के साथ कराया जाता है तो प्रोडक्ट कलरलेस होता है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर रिमूव हो जाता है. एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर सिट्रिक एसिड ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. जैसे यहाँ पर फोर्थ वाला देखिए, डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं और उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं. अब क्योंकि यहां पर हीट की एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है इसलिए ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन अ रिएक्शन. तो देखिए किसी भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज के बारे में तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता ही देता है. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है. थर्ड है द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में किस एलिमेंट के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं ये भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता देता है. तो ये भी नहीं हो सकता, ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है. फिर फोर्थ वाला है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. तो ये बात भी हमें केमिकल रिएक्शन से पता चल जाती है. भाई अगर रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो यानी कि फोर्थ वाला भी हमें पता चल रहा है केमिकल इक्वेशन से. लेकिन जो फर्स्ट वाला है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ठीक है, और इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज ऑफ.
तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं? तो देखिए सिल्वर क्लोराइड की एक टेंडेंसी होती है कि सिल्वर क्लोराइड लाइट एनर्जी से रिएक्ट करके टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, सिल्वर और क्लोरीन बना लेता है। तो अगर हम इसको लाइट में स्टोर करेंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड रहेगा ही नहीं, ये टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन बना लेगा। इसीलिए इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है जिससे कि ये ब्रेक ना करे, ये टूटे ना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू अवॉइड द एक्शन ऑफ सनलाइट। ओके, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज, यानी कि जब हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो जो ऐश बनती है वो किस कलर की होती है? तो जो ऐश बनती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड वन। Next question is an element X on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are. कह रहा है एक कोई एलिमेंट X है जिसको जब हम लोग मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो वो रेडिश ब्राउन बन जाता है और एक नया कंपाउंड Y फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि X और Y क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम X की जगह पर आयरन ले लें, ठीक है, और आयरन का रिएक्शन हम मॉइस्ट एयर से कराएं, ठीक है, मतलब कि मॉइस्चर से कराएं, वाटर से कराएं, H2O से कराएं, तो यहाँ पर एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस रस्ट बन रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है हमारा X क्या हो जाएगा, आयरन, और हमारा Y क्या हो जाएगा, Fe2O3 XH2O या सिंपली Fe2O3, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया कि X बराबर आयरन एंड Y बराबर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, कि लेड सल्फेट का करेक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग निकाल के देखते हैं। लेड का सिंबल Pb होता है और SO4 होता है सल्फेट का सिंबल। तो लेड की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और सल्फेट आयन की वैलेंसी -2 होती है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Pb2SO4 होल ट्वाइस। अब यहां पर देखिए ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें PbSO4 मिलेगा और यही जो है हमारा आंसर है। सो द करेक्ट आंसर और द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज PbSO4। Coming over to the next question we have when carbon dioxide is passed through lime water, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या होता है? तो लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाता है। देखिए लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण हमारा लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज थर्ड वन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। Coming over to the next question we have fatty foods become rancid due to the process of, मतलब कि ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा फैट्स हैं वो फैटी फूड है, वो खराब हो जाता है, रैंसिड टर्न कर जाता है। क्यों कर जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण। जब फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो खाना खराब हो जाता है, रैंसिड टर्न हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम रैंसिडिटी कहते हैं। Next question is the reaction between lead nitrate and potassium iodide present in aqueous solutions is an example of, कह रहा है कि मान लीजिए हम लेड नाइट्रेट ले लें और पोटेशियम आयोडाइड ले लें और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा दें। अगर हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो जो भी रिएक्शन होगा वो किस तरीके का रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया है और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड लिया है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये जो नाइट्रेट है ये जाकर आयोडीन की जगह ले रहा है और ये आयोडीन भी आकर नाइट्रेट की जगह ले रहा है। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो अगर ऑप्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होता तो दैट वुड आल्सो बी अ करेक्ट आंसर, राइट। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनका पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।